कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है, और 1/c इफेक्टिव इज 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हो जाता है, लेकिन चार्ज सेम है। तो पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 1/c1 अपॉन 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसे हो जाएगा। दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 1/c2 अपॉन प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 है। इस तरीके का आप फॉर्मूला रख लीजिए। क्योंकि चार्ज सेम है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला चार्ज अपॉन C1 यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। यह है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C1 और यह है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज अलग अलग होगा, यानी कि चार्ज को ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें चार्ज Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3 गया, तो यहां पे चार्ज Q टोटल गया, तो आप बोलेंगे ये चार्ज जी सभी चार्ज का सम है। ये किरचॉफ्स लॉ लगा दिया आपने जंक्शन के लिए, चार्ज को सम करो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इसका मतलब है C इफेक्टिव का वैल्यू यहां पे C1 प्लस C2 प्लस C3 है, और चार्ज का वैल्यू निकालेंगे तो वही टोटल चार्ज इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे चला दो। चार्ज Q2 निकालना है तो टोटल चार्ज इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, ऐसे कर दीजिए। यानी कि चार्ज कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो उल्टा चलेगा। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में उल्टा चलेगा, बड़े कैपेसिटेंस में कम वोल्टेज और छोटे कैपेसिटेंस में ज्यादा वोल्टेज, और पैरेलल में चार्ज कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा, यानी बड़े कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज, छोटे कैपेसिटर पे कम चार्ज। इसमें लिखा है, चलो एक सवाल कर देते हैं। ये प्रीवियस ईयर जेईई का सवाल है, ये आप खुद करना, ये सब होमवर्क चल रहा है। देखो लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड in order to obtain resultant capacitance of 5 माइक्रोफैरेड। अगर 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर एक है तो दो के अगर दो सीरीज में लगाए तो मतलब ये 1 के बराबर हो गया, ये 1 माइक्रोफैरेड हो गया। अब ये 1 माइक्रोफैरेड है लेकिन मुझे 5 माइक्रोफैरेड चाहिए, तो इसके पैरेलल में एक 2 का लगाएंगे, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो अब 3 हो गए। फिर एक और पैरेलल में 2 का लगा देंगे तो ये 2 + 2 4 और ये 1 मिला के 5 हो गया। तो हमको कम से कम 4 कैपेसिटर्स की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आप होमवर्क करना भाई, तुम्हारे भरोसे छोड़ दे रहा हूं। ये पैरेलल हो गए, ये दोनों सीरीज हो गया, खुद करना भाई। ये भी सीरीज पैरेलल का सवाल है, लेकिन ये पिछले सवाल जैसा ही है जो अभी अभी हमने 4 कैपेसिटर वाला किया, ये भी आप कर लेना। यहां पे थोड़ा सा 300 वोल्ट का कहानी दिया हुआ है, समझने की कोशिश करना। देखो, इन अ गिवन नेटवर्क पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, यहां पे P और Q 2 पॉइंट दिए, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। C2 = 3C1, मतलब इसको C लिख दिया, इसको 3C लिख दिया, इसको C लिख दिया, इसको 3C लिख दिया। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 2V, तो पूछा है A और B का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है। लेकिन सीरीज में जब कैपेसिटेंस होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है, यानी 3C का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो C का पोटेंशियल डिफरेंस इसका 3 टाइम्स 6V हो जाएगा। देखो 3C का 2V है तो C का 6V हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा था। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो गया कि ये दोनों सीरीज में है तो कैपेसिटेंस कैसे निकाल रहे हैं, तो मैंने अगर बोला, देखो सवाल पढ़ लेना, लिखा है इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज 2V, P एंड Q इज 2V, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 2V है। सवाल देखो जरा, अगर P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2V है तो क्वेश्चन पूछा है A और B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बैटरी भी दिया नहीं है, तो मैंने बोला कि अगर ये 2V है
तो इस पे चार्ज होगा 3C इंटू 2V, चार्ज हो गया 3C इंटू 2V। लेकिन अगर सीरीज में कैपेसिटेंस होते हैं तो चार्ज सेम होता है, मतलब यहां का चार्ज आ गया 3C इंटू 2V, यानी 6CV। 6CV चार्ज है। अगर 6CV चार्ज है तो यह चार्ज इस पर भी होगा, तो यहां का चार्ज 6CV लिख दें और फिर C से डिवाइड कर दें, क्योंकि कैपेसिटेंस C है। देखो यहां पे लिखा है C2 इक्वल टू 3C1, यानी C1 को अगर C बोल देंगे तो C2 को 3C बोल देंगे, तो ये 6 वोल्टेज हो गया, 6V हो गया और ये 2V हो गया। 6CV को C से डिवाइड करो, Q बाई C, तो ये 6V हो गया। 6V और 2V मतलब यहां पे 8V हो गया, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज को ऐड करना पड़ता है। तो यहां पे 2V है, यहां पे 6V है, तो ये पूरा 8V हो गया, ये पूरा 8V, ये पूरा 8V हो गया। क्या ये खेल समझ गए? अब ये दोनों वापस सीरीज में है, लेकिन इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसका निकाल लेंगे, फिर इस C के साथ कंपैरिजन कर देंगे। जैसे सीरीज में कंपैरिजन करके वोल्टेज निकाला, वैसे इन दोनों सीरीज का कंपैरिजन करके वोल्टेज निकालेंगे। तो नीचे दो कैपेसिटर है 3C और C, यानी नीचे का कैपेसिटेंस, ये वाला नीचे वाले ब्रांच का कैपेसिटेंस हो गया C इंटू 3C अपॉन C प्लस 3C। ये नीचे वाले का हो गया, इसको C1 या C3 बोल दिया, इस पूरे इस रास्ते को। यहां पे आ गया 3C/4, ये वाला दोनों का मिला के 3C/4, ये दोनों का मिला के C3 बोल दिया, ये है 3C/4। और ऊपर वाला 3C इसके साथ पैरेलल में है, तो इन दोनों का मिला के पूरा कैपेसिटेंस पैरेलल ब्रांच का, मतलब ये वाला 3C और ये वाला C एंड 3C मिलके पूरा इफेक्टिव कैपेसिटेंस मान लो C4 बन गया। ये पूरा C4 है, तो यहां C है और ये 3C है, तो ये दोनों मिलके तो 3C/4 हो गया, इसमें प्लस 3C और ऐड कर देंगे, तो C4 का वैल्यू हो गया 3C प्लस 3C/4। यहां पे 12 प्लस 3 यानी 15C/4 हो गया। अब ये पूरा 15C/4 है और ये C है, तो अब दोनों सीरीज में हो गए। देखो ये C और यहां पे लिख रहा है 15C/4, इसका वोल्टेज है 8V, तो यहां का वोल्टेज हमें पता लगाना है। लेकिन ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो चार्ज इसका हमको पता चल गया 15C/4 इंटू 8V, यानी कि 30CV। तो ये चार्ज आ गया, यही चार्ज पहले कैपेसिटर पे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस AB का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, और चार्ज का वैल्यू 30CV अपॉन कैपेसिटेंस इसका C है, C से C काटा 30 वोल्ट आ गया। ये आंसर हो गया। कोई पहचाना क्या? बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने आंसर पहले निकाल दिया है, वेरी गुड। तो आपको एक एक करके सर्किट सॉल्व करते चलना है अंदर से बाहर की तरफ। जिसका वोल्टेज दिया था उसके बाजू वाले का वोल्टेज निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो नीचे वाले ब्रांच और ऊपर वाले ब्रांच का सेम है। मतलब इस यहां से यहां तक पूरा वोल्टेज, मतलब अगर इसको B बोले और इसको C बोले, तो B से C के बीच में जो पूरा पैरेलल ब्रांच चल रहा है उनका पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट 8 वोल्ट है। इनको मिला के एक कैपेसिटर बना दिया, तो ये सब मिलके एक कैपेसिटर बन गया 15C/4 का, और उस एक कैपेसिटर का वोल्टेज है 8V। तो आपने ये जो सीरीज में C और उसके आगे पूरा 15/4 का सर्किट है उसका 8V है, तो यहां का चार्ज आ गया, लेकिन चार्ज सेम होता है सीरीज में, तो इस पे जो चार्ज है वही चार्ज पहले वाले पे होगा, लेकिन इस पे चार्ज हमने निकाला 30CV आ गया, तो पहले वाले को भी चार्ज 30CV दिख दिया, लेकिन कैपेसिटेंस से डिवाइड करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। अरे भैया यहां पे वोल्टेज 2V दिया हुआ है सवाल में, ये क्वेश्चन में PQ का वोल्टेज 2V दिया है, यहां 3C है। मैंने अभी अभी बताया था कि सीरीज में वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू 1/C है, यानी कैपेसिटेंस का रेशियो दिया 3:1, तो वोल्टेज का रेशियो हो जाएगा 1:3। तो ये 2V देख के मैंने यहां पे इसका 3 टाइम्स कर दिया, तो 2V का 3 टाइम्स होता है 6V, 2V का 3 टाइम्स होता है 6V, तो ये 2V है और ये 6V है, तो दोनों को ऐड करो तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसका 6V है और यहां से यहां तक 2V है, 6V 2V,
ऐड करो 8V। बहुत बढ़िया बोल रहे हो। बोल रहे अगर बैटरी का वोल्टेज पूछा जाता तो बैटरी का वोल्टेज हो जाता 38V, क्योंकि ये 30V है और ये 8V है, टोटल वोल्टेज हो जाता 38V। बहुत बढ़िया। होमवर्क है, आप खुद करना। होमवर्क है, खुद करना। ये सब होमवर्क वाले क्वेश्चन है भाई, खुद कर लेना है ना, इसमें समय नहीं लगा रहे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, होमवर्क है, खुद करना। आंसर लेकिन दिए नहीं है इस बार होमवर्क में। देखता हूं अगर पढ़े होंगे तो आंसर लिख दूंगा, नहीं तो आप बिना आंसर के खुद करना। होमवर्क सीरीज पैरेलल के डायरेक्ट सवाल हैं, खुद करो। ये आया है पिछले किसी साल में, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, इसको देखना भाई, अच्छे से करना। रोहन राज एक ही सवाल मत पूछो, मुझे नहीं पता है इसका जवाब। ये भी होमवर्क। देखो पैरेलल है, सीरीज है, सिंपल सवाल है भाई। ये दोनों पैरेलल हो गए, ये सीरीज हो गया, ये भी पैरेलल हो गया। ये कर लेते हैं। यहां पे कैपेसिटेंस C है और यहां पे 1 और 2 है। बोल रहा है इसका जो इफेक्टिव चार्ज है ऑन द सर्किट, इन द सर्किट Q2 एज अ फंक्शन ऑफ C इज गिवन बाय सर्किट चार्ज Q2 इज ऑन 2 माइक्रोफैरेड के पास। इस पे चार्ज Q2 है, ये वाला पे चार्ज Q2 है। इसका चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ C निकाला। तो हमने क्या करा, पहले इफेक्टिव, ऐसी आवाज कैसी होगी, इफेक्टिव कैपेसिटेंस जरा निकालो। पहले सवाल पढ़ लेते हैं आराम से। लिखा है इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2 ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर चेंजेस एज C इज वेरीड फ्रॉम 1 माइक्रोफैरेड टू 3 माइक्रोफैरेड, यानी C का वैल्यू 1 से 3 माइक्रोफैरेड के बीच में बदल रहे हैं। पहले वैल्यू 1 होगा, बाद में बदल के 3 हो जाएगा, 1 से 1.1 1.2 ऐसे बदलते जाएंगे। Q2 एज अ फंक्शन ऑफ C इज गिवन प्रॉपरली बाय, इनमें से कौन सा ग्राफ है जो Q2 का C के साथ फंक्शन बताएगा। अच्छा इसमें आंसर दिया हुआ है, तो फिर ये होमवर्क है। एक बच्चे ने कमेंट मारा कि सर जिसमें आंसर दिया वही तो आप कर रहे हैं, बाकी सब हमको दे रहे हैं। इफेक्टिव कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर निकाले तो ये आ जाएगा, ये दोनों मिलके 1 और 2 मिलके तो 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, और ये C है, यानी 3C अपॉन 3 प्लस C, ये हो गया इफेक्टिव कैपेसिटेंस, C इफेक्टिव। तो चार्ज का टोटल वैल्यू जो बनेगा वो C इफेक्टिव इंटू B हो जाएगा। 3C इंटू B मतलब बैटरी E की है, ये E का बैटरी लगा है, E से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल चार्ज हो गया जो यहां से निकला, यहां गया, यहां गया, यहां गया, फिर डिवाइड हो गया। चार्ज कैपेसिटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइड होता है, तो Q2 का वैल्यू इस चार्ज का 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 इंटू 3C अपॉन 3 प्लस C, आंसर आया 2CE अपॉन 3 प्लस C। ये चार्ज का फंक्शन आ गया Q2 का, 2CE अपॉन 3 प्लस। अब अगर इसमें वैल्यू 1 डालेंगे, C का वैल्यू 1 डालेंगे, तो चार्ज Q2 का वैल्यू देखो 1 डालते 1, यहां पे 1 लिख दिया, यहां 1 लिख दिया, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 4, तो ये आंसर आ जाएगा 2E/4। और अगर इसमें 3 डालते हैं तो Q2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस का वैल्यू 3 डाल के, तो 2 इंटू 3 इंटू E अपॉन 3 प्लस 3, तो ये 2 इंटू 3 हो गया 6, तो ये आंसर आ गया E, और यहां पे है आंसर E/2, यानी चार्ज का वैल्यू E/2 से बदल के E हो गया। तो चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, Q2 इज इंक्रीजिंग। तो ग्राफ ये नहीं हो सकता, ये 3 में से अभी भी पॉसिबिलिटी है कौन सा ग्राफ हो सकता है। लेकिन अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से देखोगे तो न्यूमरेटर स्लोली और डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ेगा, तो स्लोप डिक्रीज करेगा। देखिए, तो हमने लिखा Q2 इज इक्वल टू 2CE अपॉन 3 प्लस C। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dQ2 अपॉन DC इक्वल टू 2E अपॉन, यहां C का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिया, 3 प्लस C माइनस 3 प्लस C का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और ऊपर लिख दिया C डिवाइडेड बाय
3 प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये 3 प्लस सी माइनस सी है, सी से सी कैंसिल हो गया, आंसर आया 6e अपॉन 3 प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये dq2 बाई डी सी है, तो ये स्लोप है, और स्लोप ऑफ ग्राफ इज डिक्रीजिंग एज सी इंक्रीजेस। देखो यहां डिनोमिनेटर में सी बढ़ा रहे हैं और ग्राफ में सी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का आ रहा है, तो सी बढ़ाओगे तो स्लोप घटेगा। अब यहां 3 ग्राफ बने हुए हैं, ये कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। हमारा आंसर आ रहा है डिक्रीजिंग स्लोप, ये आंसर सही होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे बच्चों, इसमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी तो रेजिस्टेंस में कर लेंगे। यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज बड़ा सिंपल होता है। कहानी यह है कि अगर VA और VB सेम हो जाए तो इस वाले रास्ते के कैपेसिटर का चार्ज 0 हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर C में चार्ज ऑन कैपेसिटर C इज 0, क्योंकि यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर VA और VB सेम हो जाएगा तो कंडीशन होगी C1 बाई, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर दो, तो C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4, या C1 बाई C2 ऊपर वाले का रेशो नीचे वाले दो के रेशो के बराबर कर लो। इसको डिराइव नहीं कर रहे आप, जैसा मर्जी कैपेसिटेंस का रेशो ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सवाल कैसा पूछते हैं? सवाल ऐसा पूछते हैं कि ये ऐसा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं फोटो में छुपा होगा, यानी डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नहीं बन रहे होंगे और कैपेसिटेंस बीच का कैपेसिटेंस हट जाएगा। अब अगर ये बीच का कैपेसिटेंस हट जाए तो C1 और C2 सीरीज हो जाएंगे और C3 और C4 भी सीरीज हो जाएंगे और बाद में दोनों पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन यहां पे आपकी मर्जी है, अगर यहां का पोटेंशियल A और B का सेम है तो हम लोग इन दोनों पॉइंट को सीधे कंडक्टिंग वायर से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो फिर से सुनो, अगर A और B का पोटेंशियल सेम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस C1 को मिलेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस C3 को मिलेगा। तो C1 और C3 पैरेलल में हो सकते हैं और C2 C4 पैरेलल में हो सकते हैं, बाद में सीरीज हो सकता है। तो वो आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर सेम आएगा। यानी C1 और C2 को सीरीज ले लो, C3 और C4 को सीरीज ले लो और फिर दोनों को पैरेलल ले लो। ऐसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने जो कैपेसिटेंस था हटा दिया, बीच वाला रास्ता काट दिया। नहीं तो आप इसको वायर से भी जोड़ दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने इसको ऐसे भी जोड़ दिया तो C1 C3 पैरेलल हो जाएगा, C2 C4 पैरेलल हो जाएगा और बाद में सीरीज हो जाएगा। आंसर सेम आएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है, दोनों में से कुछ भी मान सकते। ये 2-3 डायग्राम दिए हैं जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के फेमस डायग्राम है। इसमें बीच वाला कैपेसिटेंस हट जाएगा, 1/2 3/6 रेशो 1/2 है। यहां पे 1/2 3/6 का रेशो है, तो ये 5 कैपेसिटर यहां भी हट जाएगा। यहां पे 1/2 3/6 का रेशो सेम है, तो 5 कैपेसिटेंस यहां से हट जाएगा। तो आप इस तरह के सवालों में सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं अलग अलग नाम लिख रहा हूं, सबके सारे कैपेसिटर बराबर है, C सेम है सबका। क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर का नंबर 1 है, दिस इज नंबर 2 कैपेसिटर, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, इट इज 6 एंड दिस कैपेसिटेंस इज 7। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कैपेसिटेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से हटेगा, बताओ। याद रखिए, यहां पे टर्मिनल यानी बैटरी यहां लगा हुआ है, बैटरी यहां पे A और यहां पे B पे। अगर बैटरी लगाएंगे A और B पे लगेगा, कौन सा कैपेसिटर हटेगा? पहली बात तो 1 या 7 तो हट नहीं सकता, क्योंकि 7 वाला डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है। आप देख लो, जब भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज देख रहे हैं तो बीच का कैपेसिटर हटता है। देखो, ये बैटरी के जो टर्मिनल से C1 C2 कनेक्टेड है, C1 C3 वो नहीं हट सकते। दूसरे टर्मिनल से C2 C4 कनेक्टेड है, वो नहीं हट सकते। तो
तो जो बैटरी से कनेक्टेड दिख रहे हैं वो नहीं हटते हैं, वो जो हटते हैं वो बैटरी के साइड में नहीं होते। अगर मैं बैटरी यहां लगा दूंगा तो ये देखो 7th वाला कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, 6th वाला भी बैटरी से कनेक्टेड है, ये दो बैटरी से कनेक्टेड दिख रहे हैं। ऐसे ही ए से देखो 1 वाला बैटरी से कनेक्टेड है, 2 वाला भी बैटरी से कनेक्टेड है और 7 वाला भी बैटरी से कनेक्टेड है। तो 1, 2 और 7 तो हट नहीं सकते और 6 भी नहीं हट सकता, बचे ये 3, कौन सा हटेगा? हाँ, राहुल का जवाब सही है, ये तीसरा वाला कैपेसिटर हटेगा। दिस इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला जाएगा। कैसे पता लगाएंगे वो देखो। अगर हमने बोला, पहली बात तो ये देख लो कि अगर ए से कनेक्टेड डायरेक्ट कोई कैपेसिटर बी से कनेक्टेड दिख रहा है विदाउट एनी अदर ब्रांच, देखो ए से जो रास्ता है वो डायरेक्ट इस कैपेसिटर के थ्रू बी पे चला गया, तो इस कैपेसिटर को हटा के मैं यहां अलग से लगा देता हूं, क्योंकि ये कैपेसिटर का एक एंड ए पे कनेक्टेड है और दूसरा एंड बी पे कनेक्टेड है। या फिर आप ऐसे बोलो, इस जंक्शन को ए बोल रहे हैं तो इस पॉइंट का नाम भी ए हो गया और इस पॉइंट का नाम भी ए हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक में कुछ भी लगा नहीं है, तो जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा। तो मैंने इसका नाम भी ए लिख दिया, इसका नाम भी ए लिख दिया, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये यहां पे बी लिखा है तो ये भी बी हो गया। तो आप बताओ क्या ये वाला कैपेसिटर डायरेक्टली ए से बी के बीच में कनेक्टेड है? बिल्कुल है। तो ए से बी का कैपेसिटर को उठा के डायरेक्ट ए से बी में कनेक्ट कर दिया और इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर दिया। मतलब ये सोचो यहां पे कुछ नहीं है। ये नहीं कहना सर आपने व्हीटस्टोन से तो 7वां हटाया, हटाया नहीं है, इसको साइड में लगा दिया है। अब बिना इसके सर्किट को जरा इमेजिन करो, बिना इसके सर्किट को इमेजिन करो, तो आपको दिखेगा ए से दो कैपेसिटर ये खुल गए 1 और 2, और यहां पे इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, तो यहां पे 2 कैपेसिटर जाके मर्ज हो गए। अब मैं सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर हम ए से अंदर जाएंगे, ए से अंदर जाएंगे, 7 वाला ये वाला छोड़ देना, ये वाला छोड़ देना, इसको तो उठा के यहां लगा दिया। तो इसके अलावा ए से कौन कौन से कैपेसिटर कनेक्टेड है? 1 और 2। तो मैंने ए से 2 रास्ते बनाए, एक कैपेसिटर को लिख दिया 1 और दूसरे कैपेसिटर को लिख दिया 2। फिर 1 वाला जहां खत्म हुआ और 2 वाला जहां खत्म हुआ, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर लगा है 3। फिर ये कैपेसिटर 3 है, 3 से एक कैपेसिटर 5 निकला और 3 से दूसरा कैपेसिटर 4 निकला। तो 3 से एक कैपेसिटर 5 है और दूसरा कैपेसिटर 4 है। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए। देखो 5 वाला आपस में जुड़ गया 4 वाले से, और फिर उसके आगे 6 लगा है, तो इन दोनों को जोड़ के यहां पे 6 लगा दिया। अब बताते जाना मुझे, ये 6 वाला जहां खत्म हुआ उसके बीच में यहां पे मैंने बी लिख दिया और यहां पे 7th वाला कैपेसिटर लगा दिया। ये 7th वाला कैपेसिटर ए से बी के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब बताओ इस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या यही एक ब्रिज है जो बीच में बैलेंसिंग आ रहा है? देखो, ठीक है। तो आपको अगर ये 3rd वाला कैपेसिटर हटते हुए दिख रहा है, ये हट गया, तो यहां पे C और C/2 है, ये C और C/2 है, C/2 मिलके पैरेलल में हो गया तो C हो गया, C और C फिर से C/2 हो गया, C/2 और C 3C/2 हो गया, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया 3C/2। अभी हम सर्किट सॉल्विंग नहीं सीख रहे हैं, आप सवालों का मुद्दा समझिए। यह सर्किट सॉल्विंग सीखना नहीं है अभी हमें। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐसे सर्किट में कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा हो सकता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे पहचानेंगे? जितने ज्यादा अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल आप व्हीटस्टोन ब्रिज के देखेंगे, हर एग्जाम्पल में आपका दिमाग कुछ नोटिस करेगा कि भाई यहां से 2 रास्ते बन गए, बीच में एक आ गया, फिर 2 रास्ते बंद हो गए, एक काइट जैसा डायग्राम आ गया। अगर काइट जैसा डायग्राम आ गया तो बीच की डंडी वाला कैपेसिटर हटा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस में भी आएगा तो दोबारा हमारी प्रैक्टिस होगी। सवाल रेजिस्टेंस में ही ज्यादा पूछे जाते हैं सर्किट वाले। तो मैं सर्किट सॉल्विंग नहीं सिखा रहा, ना सीरीज पैरेलल सिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये बीच वाले व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानो। तो इस एग्जाम्पल में भी यहां पे ये कैपेसिटर है जो इधर से 2 रास्ते आ रहे हैं और इधर 2 बंद हो रहे हैं, बीच में एक ही है। थोड़ा देखो ध्यान से, अब मैंने इसको कवर कर रखा है। 7 और 6 को अगर मैं कवर कर दूं, 7 और 6 को मैं कवर कर दूं, तो आपको देखो शायद दिख रहा होगा कि यहां से 2 ओपन हुए, बीच में एक है और फिर 2 क्लोज हो गए, तो जो बीच वाला है वो कट जाएगा। अगर ये मुझे समझ में आ गया
तो मुझे ये पता चल गया कि ये वाले के बिना मुझे सॉल्व करना है। ऐसे मान लो कि ये कैपेसिटर को तोड़ के फेंक दिया, तो ये जो रास्ता है 1 से सीधा 5 जुड़ जाएगा और ये वाले रास्ते में 2 से सीधा 4 जुड़ जाएगा। तो 1 और 5 सीरीज हो जाएंगे, 2 और 4 भी सीरीज हो जाएंगे और बाद में दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब मैं कुछ ऐसे सवाल आपको सिखा रहा हूं जिसमें कैपेसिटर नहीं दिए होंगे, प्लेट्स लगे होंगे, पैरेलल प्लेट्स लगे होंगे, कुछ आपस में जुड़े होंगे, कुछ टर्मिनल्स बने होंगे। जैसे इस सवाल में एक टर्मिनल ए दिया है और दूसरा टर्मिनल बी दिया है। मतलब अगर बैटरी लगाएंगे तो इन्हीं दोनों प्लेट्स के बीच में बैटरी लगाएंगे। मतलब अगर ये बैटरी लगाए तो ऐसे बैटरी लगा के यहां से जोड़ दें, इन दोनों के बीच में बैटरी लगेगा। ये प्लेट बी टर्मिनल है और ये ए टर्मिनल है, ऐसा। ठीक है, अब ये वाले सॉल्व करने का तरीका देखो, मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत आराम आराम से देखना। यहां पे वो तरीका मैंने बना भी दिया है। पहला स्टेप जो है वो पहला है कि प्लेट्स को नंबर कर लो। मैं तो कह रहा हूं सरफेस को नंबर कर लो। फर्स्ट स्टेप 1 इज नंबर ऑल सरफेसेस, और ऊपर नीचे वाला छोड़ दो, लीव अपर एंड लोअर मोस्ट। तो आप ये प्लेट्स का नंबर पे ध्यान मत देना, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये प्लेट का सरफेस नंबर 1, इस प्लेट में सरफेस 2, सरफेस 3, यहां पे 4, ये 5 और ये सरफेस 6, टोटल 6 सरफेस, 3 कैपेसिटर बनेंगे। इसमें दिख भी रहा है एक कैपेसिटर ये, एक ये, एक ये, 3 कैपेसिटर है, 6 सरफेस है। ठीक है, ठीक है। अब सर्किट रीड्रॉ करो। स्टेप 2, रीड्रॉ सर्किट बाय मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाते हुए आप ए टू बी चलते हुए सर्किट रीड्रॉ कीजिए। सर्किट में जो प्लेट के सरफेस आपको जिससे कनेक्टेड दिखे उसको ड्रॉ करते जाइए, उसके सामने जो सरफेस दिखे फिर उसको ड्रॉ करते जाइए। मैं जो सिखा रहा हूं उसको सीखना, बाद में सवाल पूछना। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं रीड्रॉइंग, उसमें बीच में जो एक दो झोल आएंगे उनको भी समझना, ध्यान से देखना। मैंने बोला ए से बी चलते हैं, तो मैंने यहां पहले लिखा ए से अंदर गए। अब ए वाले से कौन कौन से सरफेस कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको? आप कहेंगे जी 2 सरफेस दिख रहे हैं। ए से एक सरफेस का नाम 2 है और दूसरे सरफेस का नाम 3 है। तो मैंने 2 प्लेट्स बना दिए, एक को लिख दिया 2, दूसरे को लिख दिया 3। अब 2 के सामने किस प्लेट से कैपेसिटेंस बन रहा है? तो आप बोलेंगे जो कैपेसिटर 2 के साथ बन रहा है वो 1 का बन रहा है और 3 के साथ 4 का बन रहा है। तो यहां पे मैंने 1 ड्रॉ कर दिया प्लेट और 3 के सामने 4 ड्रॉ कर दिया। जैसे यहां पे है 3 के सामने वाला सरफेस 4 है, 2 के सामने, यानी कि कैपेसिटेंस बनाने के लिए 2 सरफेस चाहिए। तो 2 1 के साथ बना रहा है और 3 4 के साथ बना रहा है, तो 1 और 4 मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। फिर इस फोटो में देखो, क्या 1 और 4 में से कोई बी से कनेक्टेड है? तो आपको दिख रहा है बी तो 6 है भाई, 1 और 4 बी से कनेक्टेड नहीं है। तो 1 और 4 बी से कनेक्टेड नहीं है तो इसको बी में नहीं भेजेंगे। तो 1 और 4 किससे कनेक्टेड है? तो आप देखो 1 और 4 आपस में ही कनेक्टेड है और साथ में 5 भी कनेक्टेड है। देखो 1, 4 एंड 5 आपस में कनेक्टेड हैं। तो 1 और 4 को आपस में कनेक्ट कर दिया, लेकिन सर 5 तो है नहीं। तो कोई बात नहीं, इसी से आगे ड्रॉ करके 5 बना दो। फिर से सुनो, यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेप है कि आपने बोला कि क्या 1 और 4 में से, ये देखो 1 और 4 दिख रहे हैं, तो 1 और 4 में से कोई बी से कनेक्टेड है? आपने चेक किया कि भाई 1 भी बी में कनेक्टेड नहीं है और 4 भी बी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब वायर से जुड़ा होना चाहिए। जैसे बी से कनेक्टेड 6 वाला सरफेस है, इस डायग्राम में अभी 6 दिख नहीं रहा है, तो हम बी से कनेक्टेड कोई सरफेस नहीं बना रहे। फिर मैंने इनको देखा तो 1 और 4 आपस में कनेक्टेड है। कौन कौन से? 1, 4 और 5 इंटरकनेक्टेड दिख रहे हैं मुझे, आपस में दिख रहे हैं कनेक्टेड, आपस में ही जुड़े हुए हैं। 1, 4 और 5, 4 और 5 तो एक ही सरफेस के 2 हिस्से हैं, वो तो आपस में जुड़े हैं ही, और वायर से 1 को भी जोड़ रखा है। तो 1 और 4 जो इस फोटो में ऑलरेडी दिख रहे थे
उनको वायर से जोड़ दिया और उनके आगे 5 बना दिया। अब 5 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? 5 6 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, तो 5 के आगे मैंने 6 लिख दिया। अब 6 क्या बी से कनेक्टेड है? तो आप बोलो हां जी 6 बी से कनेक्टेड है, तो आगे ड्रॉ करके बी लिख दो। क्या ये कैपेसिटेंस सॉल्व किया जा सकता है? ये भी सी है, ये भी सी है, अगर ये भी सी है तो सी और सी 2C हो गया, 2C और सी 2C/3 हो गया। ये आंसर आ गया सी इफेक्टिव का आंसर। एक सवाल ऐसा और करते हैं, लेकिन अब की आप लोग लीड लेना, मैं तो करूंगा ही सॉल्व, आप अपने नोटबुक में सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। हां, रीड्रॉ वाला स्टेप बहुत क्रूशल है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन ज्यादा पंगेबाजी है नहीं इसमें। अगर आप ये मुद्दा समझ गए कि पहले ए से स्टार्ट करेंगे, जो सरफेस दिख गया वो ड्रॉ कर लो, उसके आगे जिसका कैपेसिटर बन रहा है वो सरफेस ड्रॉ कर लो। अब जो अलग से बनाए हैं तुमने सरफेस, जो ए से कनेक्टेड थे वो तो ड्रॉ कर दिए, फिर उसके सामने जो आ रहे हैं वो ड्रॉ कर दिए। अब उनको चेक करो, क्या उनमें से कोई बी से कनेक्टेड है? अगर है तो बी में भेजो, अगर नहीं है तो चेक करो क्या आपस में कनेक्टेड है, या आपस में भी नहीं है तो किससे कनेक्टेड है, तो उनको ड्रॉ करना है। ऐसे चलेंगे थोड़ा। डी जो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, ये डी बराबर लिखा है तो मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से कैपेसिटेंस के आंसर तीनों के बराबर हो जाएंगे। जैसे ये प्लेट का एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है और डी भी सेम है, तो ये कैपेसिटेंस भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है, तो मैंने तीनों को सी ले लिया। अगर किसी का डी का जगह 2D लिखा रहता तो वो C/2 हो जाता, इसलिए ये डिस्टेंस डी दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। ये सारे डी दिए यानी सारे कैपेसिटेंस सी हैं। इस सवाल को, ये तो सवाल बहुत ही सिंपल लग रहा है, तो मैं पहले नंबर करता हूं। देखो 1, ऊपर वाला सरफेस छोड़ दो, नीचे वाला छोड़ दो, क्योंकि वो किसी के सामने नहीं है तो कैपेसिटेंस नहीं बनाते। 1, फिर 2, 3 के सामने 4, 5 के सामने 6, 7 के सामने 8, टोटल 8 सरफेस हैं, 4 कैपेसिटर्स बनेंगे। ए से स्टार्ट करते हैं, सर्किट ए से स्टार्ट कर रहे हैं। ए से 2 सरफेस दिख रहे हैं कनेक्टेड, 4 और 5। देखो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 4 और 5 बस खत्म हो गया, ए का काम खत्म। अब देखो 4 के सामने कौन है? आपने बोला 4 के सामने 3 है। 5 के सामने कौन है? 5 के सामने बोला 6 है। अब आप चेक करो, क्या 6 बी से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे नहीं। क्या 3 बी से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे नहीं। तो फिर 3 किससे कनेक्टेड है? तो आप बोलेंगे देखो 3 2 से कनेक्टेड है। क्या इस फोटो में 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो 3 के आगे 2 तुम ड्रॉ कर लो। देखो समझ में आया क्या? या तो होगा या नहीं होगा। अगर सर्किट में 3 और 6 आपस में कनेक्टेड है, क्या 3 और 6 आपस में कनेक्टेड है? नहीं जी, कनेक्टेड नहीं है। तो 3 किससे कनेक्टेड है? 3 2 से कनेक्टेड है, लेकिन 2 तो दिख नहीं रहा, तो 3 के आगे 2 तुम ड्रॉ करो। अब फिर से चेक करते हैं 6 किससे कनेक्टेड है। देखो 6 यहां है, इसके आगे रास्ता बनाना पड़ेगा, लेकिन 6 किससे कनेक्टेड है? तो आप कहेंगे 6 7 से भी कनेक्टेड है और 1 से भी कनेक्टेड है। तो मैंने 6 के आगे 2 रास्ते बनाए, एक 7 बनाया, एक 7 बनाया और एक 1 बनाया। यहां पे 7 बनाया और यहां 1 बनाया, क्योंकि 2 के सामने 1 है। ठीक है, हाँ। अब 7 वाला किसके सामने आ रहा है? ये 7 हो गया। 7 वाला किसके सामने आ रहा है? 8 के, और 8 किससे कनेक्टेड है? 8 बी से कनेक्टेड है, यहां बी बना दिया। अब देखो कहानी खत्म हो चुकी है हमारी, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं।
मुझे यह समझ में आ गया कि ए से दो रास्ते बन गए, 4 and 5। 4 के सामने 3 आ रहा था, 3 2 से कनेक्टेड था, और 2 के सामने 1 आ रहा है, ये 4 हो गए। 4 के सामने 3 आ रहा है, 3 2 से कनेक्टेड है, 3 2 से कनेक्टेड है, और 2 के सामने 1 आ रहा है, 2 के सामने 1 आ रहा है, यहां 1 तक पहुंच गए। 1 6 से भी कनेक्टेड है, यहां पे 1 है, यहां 5 लिखा, यहां 6 लिखा, ये 1 6 से कनेक्टेड है, तो मैंने इसको 6 से कनेक्ट कर दिया। और 1 और 6 7 से कनेक्टेड है, तो 1 और 6 7 से कनेक्टेड है, और 7 किससे कनेक्ट सामने है, 8 से। 8 कहां जा रहा है, बी में। ये हो गया हमारा सर्किट। ये C है, तो ये हो गया C/2। यहां पे लिख दिया C, ये हो गया 3C/2। यहां पे हो गया C, तो ये हो गया 3C/5। आंसर आ गया इफेक्ट। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देखो, ये C और C/2 हो गया, C/2 प्लस C करेंगे तो 3C/2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 3C/5। ये सारे कैपेसिटेंस C है। सेल्फ सर्विस होमवर्क, फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस। होमवर्क है, आप खुद करना, ये भी होमवर्क। चलिए आप जरा हेडिंग लगाइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। यहां पे हम सीरीज पैरेलल में डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स लगाएंगे और इफेक्टिव कैपेसिटेंस और इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करेंगे। ये जो टर्म है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको निगलेक्ट नहीं करना। ये एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट का एरिया A और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है। इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाया जिसका साइज प्लेट के साइज के बराबर है, यानी एरिया प्लेट के एरिया के बराबर है, लेकिन थिकनेस कम है। इसका थिकनेस है T1। अब दूसरा प्लेट यहां पे एंटर करा दिया, ये K1 का डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, दूसरा प्लेट एंटर कराया और वो प्लेट का थिकनेस है T2 और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। ऐसी तीसरा स्लैब लगाया, उसका थिकनेस है T3 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3। मतलब पूरा D डिस्टेंस में 3 स्लैब लगा दिए। अगर 3 स्लैब्स हैं तो तीनों स्लैब के अलावा फिर कोई और स्लैब नहीं है, मतलब देयर इज नो जगह लेफ्ट, पूरा जगह भर गया है। 3 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, लेकिन सारे के सारे एरिया ए हैं, तो ये प्लेट के पैरेलल लगे हुए हैं। लेकिन जो स्लैब्स प्लेट के पैरेलल लगे होंगे वो सीरीज सर्किट जैसा अपीयरेंस देंगे। मतलब अगर इस कैपेसिटर में केवल ये स्लैब का कैपेसिटेंस हम C1 बोले और इसके आगे वाले प्लेट को C2 बोले और इसके आगे वाले स्लैब के कैपेसिटेंस को C3 बोले, तो C1 C2 C3 सब है पैरेलल सीरीज में। तो C1 है एप्सिलॉन नॉट K1A बाय T1, C2 है एप्सिलॉन नॉट K2A बाय T2 और C3 है एप्सिलॉन नॉट K3A बाय T3। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाया, अलग से 3 कैपेसिटर इमेजिन कर लिए। मतलब आपको ऐसा सोचना है कि एक कैपेसिटर में 3 कैपेसिटर, एक के आगे एक छुपे हैं, सबका एरिया अलग है लेकिन सबका स्लैब अलग, मतलब सबका एरिया सेम है, स्लैब सबका अलग अलग है। क्या ये 3 कैपेसिटर सीरीज में दिखाई दे रहे हैं? आप बोल सकते हैं सर हमको कैसे पता सीरीज में हो सकता है पैरेलल में हो? याद रखिए ये प्लेट है, ये जो ग्रीन वाली बनाई है ये प्लेट्स है। तो बैटरी लगाओगे तो प्लेट के टर्मिनल्स के ऊपर लगाओगे, यानी प्लेट से प्लेट के बीच में। अगर बैटरी मैंने V वोल्ट का लगा दिया, मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस अगर V वोल्ट लिख दिया, तो इस स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस V1 आएगा, इस स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस V2 आएगा
और इस स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस V3 आएगा, तो सबके वोल्टेज अलग हैं, वोल्टेज ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज आएगा, तो वोल्टेज ऐड करने पर टोटल वोल्टेज सीरीज में आता है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कनेक्ट करके करेंगे। तो वहां पे 1/C इफेक्टिव होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको रखा तो C का आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। कोई ऐसा लल्लू ना निकले जो इस फॉर्मूले को याद ना कर पाए, कोई भी ऐसा लल्लू इंसान नहीं दिखना चाहिए हमारे बीच में जो इसको याद नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको याद करके जाना है, इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, आप इसको इग्नोर मत करना। T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। अब जब आप याद कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप खुशी के मारे रो पड़ेंगे, और अगर मैं तुम्हारे सामने होता तो मेरे गले लग जाते। आप अगर थर्मल कंडक्शन वाला पार्ट पढ़ चुके हैं जो हीट में आया था, तो थर्मल कंडक्शन में अगर एक साइड टेम्परेचर T1 और दूसरे साइड टेम्परेचर T2 हो तो हीट ट्रैवल करता है, कुछ ऐसा सुना है आपने? चलिए, तो अगले पेज में देखो हम उसको कैसे रिलेट करेंगे। ये हमारा यही है, यहां पे इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको समझना। इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब इस कैपेसिटर में 3 स्लैब्स की जगह अगर मैं एक ही स्लैब भरूं और एक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इफेक्टिव हो, तो इसका जो कैपेसिटेंस बन के आए वो इन तीनों के इफेक्टिव कैपेसिटेंस से मैच कर जाए। यानी 3 स्लैब का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आए वो एक स्लैब विद द सेम डायमेंशन, जैसे ये T1 T2 T3 का है तो ये अकेला स्लैब T1 प्लस T2 प्लस T3 का है। तो अकेला स्लैब अगर 3 स्लैब को रिप्लेस कर दे तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। तो इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आंसर K इफेक्टिव इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। आप जरा इसको भी याद कर लेना, इसको याद कर लो बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरा आदेश है ये, इसको याद करना ही है आपको। अब थर्मल कंडक्शन का चैप्टर अगर आपने अभी, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने नहीं पढ़ा, कोई बात, जब पढ़ोगे तो आपको वहां पे भी एक ऐसा ही सिचुएशन दिखेगा और दोनों सिचुएशन को आपस में अपने दिमाग में तुमने जोड़ लिया तो फिर डबल डबल फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। थर्मल कंडक्शन में आप देखते हैं कई बार कि साहब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे कुछ स्लैब्स हैं जो सीरीज में लगे हैं, जैसे एक स्लैब है ऐसा, दूसरा स्लैब है ऐसा, तीसरा स्लैब है ऐसा, और यहां टेम्परेचर T1 है और यहां पे टेम्परेचर T2 है। तो बताओ इन स्लैब्स को सीरीज बोलेंगे कि पैरेलल? आप कहेंगे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी वाले स्लैब्स हैं, और यहां से यहां हीट ट्रांसफर हो रहा है। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान देना, यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और वहां स्लैब में थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल भी K है, और इसमें अगर सीरीज लगा दें जिसका एक लेंथ L1, दूसरा लेंथ L2, तीसरा लेंथ L3 हो और एरिया सेम है सबका A, अगर ऐसा आ जाए तो 3 स्लैब का इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी सेम आंसर L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन L1/K1
प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3। अब मैंने जो फॉर्मूला बनाया उसमें T की जगह L लिख दिया तो क्या रोने लगोगे? जहां पे टेम्परेचर होता, जहां पे थिकनेस होता था, यहां T थिकनेस लिख दिया, यहां पे उसकी जगह लेंथ L लिख दिया। सवाल कैसे पूछते हैं? ऐसे बोलते हैं 3 रॉड लगे हैं, एक का थर्मल कंडक्टिविटी K है, एक का 2K है, एक का 3K है, 3 रॉड है। यहां का टेम्परेचर T1 है, यहां का T2 है। बोला इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी बताओ। तो यहां पे अगर मान लो लेंथ बराबर, ये L L और L है, इसी फॉर्मूला लगना, L प्लस L प्लस L, L अपॉन K, L अपॉन 2K, L अपॉन 3K, ऐसे कर दो। पिक्चर कट हो रहा है? कहां कट हो रहा है यार? ए फोटो कट हो रहा है क्या? कहां तक आ रहा है? यहां तक आ रहा है क्या? यहां तक ही आ रहा है तो फिर इसके ऊपर ही ऊपर लिखेंगे। मेरे जो स्क्रीन में है वो पिक्चर कट नहीं हो रहा, आप जरा फोन टेढ़ा करके देखो। अच्छा बच्चों, मुझे एक आंसर और बताओ। जगह कम है इसलिए मैं पेज बढ़ा लेता हूं। क्या पेज की कमी थोड़ी ना है दुनिया में? हाँ, चलो क्या लिख दिया? इफेक्टिव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर इज सिमिलर और इक्विवेलेंट इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। बच्चों बहुत ऊंची बात आपको बता दी है आज ये, लेकिन मुझे कैसे पता? हजारों साल की तपस्या से मुझे पता चल जाता है। आप लोग भी अगर चैप्टर अलग अलग पढ़ेंगे फिर उनको आपस में मिलाएंगे तो आपको भी दिखेगा। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, इसका आंसर भी याद कर लेना। देखो ध्यान से देखना, जितने आंसर याद करके जाओगे एग्जाम में उतना मजा आने वाला है आप लोगों को। फिर बाद में मुझे थैंक यू बोलना कि सर आप ये फॉर्मूले याद करा देते हो, तो बड़ा स्पीड बढ़ जाती है हमारी। K1 K2 दो हैं, दो ही हैं और सेम साइज है, सेम साइज। चलो आंसर लिखो इसका। इफेक्टिव के इफेक्टिव कितना हो जाएगा बोलो? तो आप बोलेंगे फॉर्मूला होता है के इफेक्टिव का T1 प्लस T2 अपॉन T बाई K1 प्लस T बाई K2। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर हो गया 2T और नीचे हो गया T ब्रैकेट 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। T से T काट दिया, के इफेक्टिव का वैल्यू चाहिए, एलसीएम ले लेते हैं। तो आ गया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ध्यान देंगे तो ये भी हमने एक बार पढ़ा हुआ था, जब n बराबर इंटरवल में वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 हो जाती है तो एवरेज वेलोसिटी का ऐसे ही फॉर्मूला बनाता। दो है तो दो का, तीन बनते तो तीन का। तो ये आ गया के इफेक्टिव इज 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। प्लम 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 प्लम। ठीक है भाई, हार्मोनिक मीन जैसा हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक है, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली फिट डाइलेक्ट्रिक स्लैब परपेंडिकुलर टू कैपेसिटर प्लेट्स। पहले पैरेलल टू कैपेसिटर प्लेट लगा रहे थे, अब परपेंडिकुलर लगाएंगे। सेकंड नंबर का केस हो गया, देखो रंग। अब ये जो स्लैब लगाया इसका एरिया A1 है, दूसरे स्लैब का एरिया A2 है और तीसरे स्लैब का एरिया A3 है, लेकिन सबका थिकनेस स्लैब के थिकनेस के बराबर, मतलब प्लेट के गैप के बराबर। इसमें अगर हम V वोल्ट की बैटरी लगा दें तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट हो जाएगा, वो सबको बराबर मिल जाएगा। और सबको अगर सेम वोल्टेज मिलता है तो हम कहते हैं पैरेलल। वोल्टेज ऐड करना पड़ता है तो बोलते हैं सीरीज। तो ये पैरेलल हो गया। C1 का आंसर हो गया एप्सिलॉन नॉट K1 A1 बाई डी, C2 का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट K2 A2 बाई डी, और ये C1 C2 और C3 सब पैरेलल में आ गए। तो हमारा C इफेक्टिव का आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी ब्रैकेट K1 A1 प्लस K2 A2 ऐसे एंड सो ऑन।
सीरीज, मतलब सीरीज नहीं, पैरेलल। एप्सिलॉन नॉट बाई डी K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 एंड सो ऑन। भाई पैरेलल है तो सीधा C1 प्लस C2 प्लस C3 करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल तो नहीं करेंगे। और अगर सीधा ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस K4 A4। ऐसे तो इजी आंसर है ये भी, तो इसको भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। नेक्स्ट है इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब ऐसे पैरेलल स्लैब्स लगे हैं तो K इफेक्टिव इज K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। समझ गए होगे? अगर सेम साइज है, सेम साइज स्लैब्स हैं, टू स्लैब्स हैं, टू स्लैब्स हैं, तो K इफेक्टिव इज K1 प्लस K2/2 हो जाएगा। 3 है तो 3 हो जाएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, सेम रिजल्ट फॉर इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल स्लैब्स। अगर थर्मल वाले चैप्टर में होगे तो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी पैरेलल स्लैब्स में ऐसी आएगी। एक स्लैब ये रहा, फिर एक स्लैब ये रहा, फिर एक स्लैब ये रहा, सब स्लैब है। इधर का टेम्परेचर T1 कर दिया और इधर का टेम्परेचर T2 कर दिया। तुमने बोला अरे यार 3 जगह से हीट ट्रांसफर कर रही है, तीनों पैरेलल रास्ते हैं, तो पैरेलल रास्तों का इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का तरीका ये है, इसमें K1A1 K2A2 K3A3 ये सब कंडक्टिविटी और एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया, यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एरिया बिल्कुल सेम है, तभी लिखा रहा हूं। अगर जरा भी अंतर होता तो फिर मैं बच जाता, मैं फिर उसको अलग से सिखा देता, लेकिन बिल्कुल सेम है, इसलिए बिल्कुल आग बंद करके बिंदास लगाना। कई ये थर्मल कंडक्शन वाले सवाल भी यही वाले आते हैं, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी वाले या टोटल हीट वाले, और इसमें डाइलेक्ट्रिक में भी इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते थे। इंपॉर्टेंट हो गया, 2 जगह आता है और दोनों जगह सेम फॉर्मूला है, तो मजा भी आ गया। जो फोटो है उसको सॉल्व करना जैसा दिया है। ये ऊपर वाले 2 सीरीज नीचे पैरेलल हो गया, ऊपर वाले 2 सीरीज नीचे पैरेलल बना दो। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है भाई। 12 है, 4 है, 8 है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए हैं और सेम साइज है, मतलब इनका साइज सेम है और फिर ये दोनों मिला के इस साइज के बराबर है। तो सीरीज में लिखा था 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। क्वेश्चन है फाइंड K इफेक्टिव एंड C इफेक्टिव। तो पहले K इफेक्टिव निकाल लेते हैं। अगर K इफेक्टिव 7 आ गया और पूरा एरिया A और पूरा डिस्टेंस D है
तो सी इफेक्टिव का फॉर्मूला फिर अलग से लगाने की जरूरत नहीं, एप्सिलॉन नॉट के इफेक्टिव ए बाय डी, ये सी का आंसर हो गया। मतलब इसको फिर रटने की जरूरत नहीं, इसलिए के इफेक्टिव याद करके जाओ, सी इफेक्टिव अपने आप निकल आएगा। के इफेक्टिव पता चल गया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और उस आंसर में आपको सी इफेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अगर सी इफेक्टिव का फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, वैसे वो भी एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू के1 ए1 प्लस के2 ए2 प्लस के3 ए3 अपॉन ए1 प्लस ए2, ये तो डायरेक्ट पैरेलल वाला है और सीरीज वाला डायरेक्टली याद है। लेकिन अब इसका कंबाइंड निकालने के लिए आप पहले इसका सी इफेक्टिव निकालोगे, उसको पैरेलल में लगाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। आप के इफेक्टिव के आंसर को याद करके जाओ और खड़ाक से के इफेक्टिव के वैल्यू को डालोगे टोटल एरिया टोटल डी में, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक, ये देखो 2014 का एडवांस का सवाल है, ऐसे 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन पहले भी, मतलब ये सवाल आसान है, इस क्वेश्चन को यहां पे ज्यादा जरूरत नहीं है करने की, पहले ही करा जा सकता था, क्योंकि इसमें इफेक्टिव हाँ पूछा है, ये इफेक्टिव पूछा है, चलो कर लेते हैं। लिखा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के बिटवीन इट्स प्लेट 1/3 कवरिंग एरिया 1/3 ऑफ इट्स प्लेट एज शोन द फिगर। The total capacitance of capacitor is C while that of portion with dielectric is C1. When the capacitor is charged, the plate area covered by dielectric gets charged Q1. Rest of the area gets charged Q3. ठीक है, तो मैं दो कैपेसिटर बना लेता हूं और वो भी पैरेलल में। इसका एरिया है a/3 और नीचे वाला जो जगह है उसका एरिया है 2a/3। ऊपर वाले एरिया में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो इसको लिख दिया C1, और टोटल कैपेसिटर इसको लिख दिया C2। दोनों पैरेलल हैं तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 है। तो C1 का आंसर लिखा एप्सिलॉन नॉट KA बाय डी, और C2 का वैल्यू है C2 का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, K तो है नहीं, A की जगह लिख दिया 2a/3 अपॉन डी। तो कॉमन खींचा तो C का वैल्यू आया एप्सिलॉन नॉट बाय 3d, और A भी कॉमन हो गया K+2। तो C बाय C1 का वैल्यू निकाले तो C1 है एप्सिलॉन नॉट KA/3d, एप्सिलॉन नॉट A/3d, ये कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3d कट जाएगा, ऊपर बचेगा K+2 और नीचे बचेगा K। ये आंसर ठीक लग रहा है, ये करेक्ट है, दिखाई दिया क्या? करो करो, ट्राई करो भाई। ठीक है, ऊपर वाला जो कैपेसिटर है वो 1/3 एरिया का है, लेकिन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो ऊपर वाले में मैंने एप्सिलॉन नॉट KA की जगह A/3 लिखा, एप्सिलॉन नॉट KA/D, A की जगह A/3 लिखा, और नीचे वाला जो जगह है इसका कैपेसिटेंस C2 मान लिया, ऊपर वाले का C1। दोनों C1 और C2 पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2 मिला के टोटल कैपेसिटेंस बन जाएगा। C2 का वैल्यू में लिख दिया एप्सिलॉन नॉट, K तो है नहीं इसमें, तो एप्सिलॉन नॉट 2a/3 यानी एरिया अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, A की जगह 2a/3 लिख दिया। तो ये जो मिला के आया वो C इफेक्टिव हो गया, और C1 C/C1 का वैल्यू ये आ गया, विच इज द करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल पूछा है कि अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोर्शन इज E2. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V by D. अगर दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और इनके बीच का सेपरेशन D है, तो सेपरेशन देखो दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, दोनों का डेल्टा V सेम है और दोनों का थिकनेस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर E1 बाय E2 करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा. तो ये आंसर ए वाला ठीक है, तो बी वाला गलत है. थोड़ा दिमाग लगा लेना भाई, ये सब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो स्लैब के, दो प्लेट के बीच में अलग अलग स्लैब रखे हैं तो वो सारे स्लैब पैरेलल में हो गए, और पैरेलल स्लैब का मतलब है उनका जो वोल्टेज है वो बराबर है, वोल्टेज बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सबका, और डिस्टेंस भी सबका सेम है, तो V1 बाई D1, V2 बाई D2 सब सेम ही चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर V बाई D से सेम आएगा. डायग्राम थोड़ा अलग लग रहा है, क्या अलग लग रहा है डायग्राम में? तीसरा है चार्ज का वैल्यू. अगर मुझे C1 का वैल्यू पता चल जाए, ऊपर लिखा है डाइलेक्ट्रिक वाले का चार्ज Q1 है और रेस्ट ऑफ द एरिया गेट्स चार्ज Q2. अगर मैंने बोला दोनों का वोल्टेज बराबर होता है तो Q1 चार्ज वाली जगह, अरे यार फिर से जगह खत्म हो गई, होमवर्क देने वाला था लग रहा, मैं इसलिए जगह बचा के नहीं लाया. एक बार और थोड़ा ट्राई करते हैं, क्योंकि डायग्राम कई बच्चों को कह रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा डायग्राम क्या है सर. एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा, मान लो प्लेट का एरिया ए है, इस प्लेट के एरिया में से A/3 एरिया पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का स्लैब रखा है और नीचे वाले में हवा है, तो मैंने ऊपर वाले का कैपेसिटेंस C1 और नीचे वाले का C2 मान लिया, और कैपेसिटर ऐसा है, नीचे वाला जो एरिया है वो 2A/3 है. अब अगर मैं बोलूं C1 का वैल्यू क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट K A/D. अगर हम बोले C2 का वैल्यू क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट A/D. अगर मैं बोलूं टोटल कैपेसिटेंस C का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे C1 प्लस C2 कर दो, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में इनको ऐड करने से आया एप्सिलॉन नॉट A/3D कॉमन K+2. ये C आ गया. क्वेश्चन पूछा है C/C1 का आंसर बताओ, तो A प्लस K+2 हो गया, इसमें ऊपर न्यूमरेटर में, उसमें 2 है, नहीं C1 पूछा, सॉरी C1 में K है, ये हो गया हमारा आंसर. दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V/D का वैल्यू भी सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V/D होती है, वो भी सेम हो गई, तो E1/E2 का रेशो 1 हो जाएगा. फिर पूछा है चार्ज का रेशो बताओ. अगर ऊपर वाले पोर्शन का चार्ज Q1 और नीचे वाले पोर्शन में चार्ज Q2 है, तो Q1 इज इक्वल टू C1 डेल्टा V होगा, और Q2 इज इक्वल टू C2 डेल्टा V होगा, क्योंकि पैरेलल है तो डेल्टा V सेम है. C1 और C2 का रेशियो लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट A/3D, एप्सिलॉन नॉट A/3D काट दिया, तो ऊपर C1 की जगह बच गया K और C2 की जगह बच गया 2. आंसर देखो, होमवर्क यहां पे प्लेट देख लेना किधर लगा. 2 आइडेंटिकल प्लेट्स, कैपेसिटर C हैविंग प्लेट एरिया A सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D. Between the plates, two capacitor filled with dielectric of equal thickness and K1, K2, K3. First capacitor and second two. These two modified capacitor change charge by potential V, ratio of energy stored. तो एनर्जी वोल्टेज बराबर है, तो एनर्जी का जो रेशियो होगा वो हाफ CV स्क्वायर से C1/C2 का ही रेशियो हो जाएगा. अब आपको थोड़ा चेक कर लेना पड़ेगा कि भाई ये प्लेट किधर है, ऐसा दिखा नहीं है, आप ऐसे बना लो, प्लेट है.
ये भी होमवर्क हो गया, 3 कैपेसिटर भरे हुए हैं, खुद कर लेना है। ये भी आप कर लेना, इसमें भी ऐसे कैपेसिटर बना हुआ है, ये ऐसे कैपेसिटर हो गया। इसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, इसका 4 है और यहां भी 2 है। ऐसा वाला सवाल अभी हमने कर दिया, दोनों सीरीज इसके साथ पैरेलल लेके सॉल्व करोगे, फिर C2/C1 कुछ रेशियो आ जाएगा। C1 वो जो है एयर वाला और C2 है इसका, तो आपको K इफेक्टिव निकालना, उसी से आंसर आ जाएगा। यानी अगर K इफेक्टिव आ जाए तो K इफेक्टिव ही आंसर हो जाएगा। C2/C1 करेंगे, K इफेक्टिव आंसर हो जाएगा। अरे हजारों सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितने मैं क्लास में करा रहा हूं और जितने होमवर्क दे रहा हूं और डीबी भी, उतने कर लो यार। अब उतना टाइम भी नहीं बचा है, इतने सवाल कर लो और सिंपल आगे चलते जाओ, है ना। आपको हजारों सवाल बुकलेट्स में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आए हुए सवाल हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इनको करके देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमेशा करने चाहिए। तो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, अगर उसको अपने कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपको दिखेगा अरे यार सर ने जो क्लास में बताया वो लगाने से आंसर आ रहा है। देखो साइज सेम होता है तो हम लोग फास्टर कर पाएंगे। तो आप इसको ट्राई करना, देखना क्या हो रहा है। इसमें प्लेट ऊपर नीचे लगा हुआ, ये प्लेट है। पहले पैरेलल हो गया, फिर सीरीज हो गया। ये वेरिएबल वाला है, चाहो तो इसका सॉल्यूशन मैं अलग से भेज दूंगा, बहुत फेमस है, HCV में भी दिया हुआ है। इसमें ऐसे x पे जाके dx का एक पतला टुकड़ा कट करना पड़ता है। इसको, ये ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला k है, तो ये वाला कैपेसिटर C1 हो जाएगा और यहां से नीचे वाला कैपेसिटर C2 हो जाएगा। छोटे कैपेसिटर हैं तो DC1 और DC2। DC इफेक्टिव कैपेसिटेंस सीरीज का फॉर्मूला लगा के C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और इंटीग्रेशन DC इज C इफेक्ट। ऐसा लिख के इंटीग्रेट करोगे, आंसर आए। एक बार ट्राई करना। ये भी सवाल होमवर्क है, ये करना, अच्छा सवाल है ये। चलो जी, बाय बाय।